हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई सब लोग अच्छा होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को चैंपियन बैच में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और उससे संबंधित सारी चीजें का एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछने की संभावना हो सकती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरी देखें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और एक चीज, इससे पहले वाली जो वीडियो है, क्योंकि चैंपियन बैच में बहुत सारे वीडियो आ चुका है, तो उसका नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको भी देख लीजिए। और आप सभी को बता दूं, ये जो बैच है किस एग्जाम को टारगेट करके है। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम, रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बिहार हो गया, मतलब कोई भी स्टेट एग्जाम जो कि वनडे एग्जाम है, उन सभी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो बैच है काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और मेन चीज है कि इसमें प्रश्न इतने अच्छे अच्छे रखे गए हैं, इतने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रखे गए हैं, ठीक ना, कि आप लोगों का काफी स्ट्रांग हो जाएगा जीके जीएस। जब आप इस बैच को पूरा करिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, सेट लगाइएगा, तब पता चलेगा कि आप लोगों को कितने नंबर इंक्रीज हुआ और कितने सारी चीज आप लोगों का अच्छा हुआ। तो हम तो यही बोलेंगे, आप पूरी वीडियो देखें, तभी पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और कितना आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए, आज का पहला पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, बनावली, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो आप सभी को पता होगा कि मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका सही आंसर आप सभी को बता दूं तो हो जाएगा बनावली, ठीक ना। बनवाली जो है ना, यहीं से हल के साक्ष्य मिला है, मिट्टी मिट्टी से बने हल का साक्ष्य यहीं से मिला है। यह खिलौना था, ठीक ना, यह एक खिलौना था। चलिए, अब हम लोग देखेंगे उन सभी साक्ष्य को जो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, बनावली से क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिट्टी से बना हल। इसके बाद वर्तमान में यह हरियाणा में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बनावली जो है ये हरियाणा में है। और यह हड़प्पावासी कृषि कार्य से भली भांति परिचित है। यहाँ जो था कि हड़प्पावासी जो थे बनावली के, यहाँ पर कृषि करते थे। और बनावली की खोज जो है कि आर एस बिष्ट ने की थी। बनावली की खोज आर एस बिष्ट ने की थी। और यह सरस्वती नदी के क्षेत्र से जुड़ा है, मतलब कि सरस्वती नदी के तट पर यह है बनावली, ठीक है। बनावली हरियाणा में है। ये सारी चीजें आप लोग बनावली से संबंधित चीजें देख लीजिएगा। और इसका मैंने यही पूछता है कि मिट्टी का बना हल का साक्ष्य पूछ लेता है कि कहाँ से मिला है, तो बनावली, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लोथल। लोथल कहाँ पर, सॉरी, लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बंदरगाह, लोथल से बंदरगाह, मनका उद्योग, यानी कि मनका बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। समुद्री व्यापार, लोथल जो था बंदरगाह था, तो यहाँ से समुद्री व्यापार किए जाते थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए महान स्नानागार, मतलब कि एक बड़ा सा स्नानागार प्राप्त हुआ है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुजारी का मूर्ति, यहीं से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रसिद्ध ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना बताना है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष की गई थी। 1815, 1825, 1828 या फिर 1875? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में किया गया था। 1828 में, ध्यान रखिएगा, 1828 में। अब देखिए, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में समाज नाम दिया गया। ब्रह्म सभा, सॉरी, पहले ये ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित स्थापित हुआ था, उसके बाद में इसे ब्रह्म समाज नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं और समाचार पत्र संस्थाएं, देखिए, आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किए थे। और यह एक धार्मिक और सामाजिक विचारों पर चर्चा के लिए था, धार्मिक और सामाजिक विचारों पर चर्चा के लिए था। उसके बाद देखिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना ये 1817 में किए थे। राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किए थे। कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया गया था, हिंदू कॉलेज। उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना ये 1825 में किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे। और देखिए, इनकी समाचार पत्र और पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी इनकी बंगाल साप्ताहिक पत्र है, बंगाल साप्ताहिक पत्र है राजा राम मोहन राय की, संवाद कौमुदी। उसके बाद मिलात उल अकबर, ये फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। मिलात उल अखबार है, मिलात उल अखबार यहाँ पर होगा, मिलात उल अखबार, ये फारसी भाषा का इनका पहला समाचार पत्र था। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध पुस्तकें भी ध्यान रखिएगा। तुहफत अल मुहाहिदीन, तुल्फत उल मुहावरीन, जो कि एक स्वरवादियों को उपहार, फारसी में लिखी गई इनकी पहली पुस्तक थी। यह जो पुस्तक था, इनकी लिखी गई पहली पुस्तक थी फारसी में। और उसके बाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो कि 1820 में ये पुस्तक लिखे थे, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अब देखिए, आत्मीय सभा पूछ लेगा और जो ऑप्शन में दिया है, आत्मीय सभा का जो स्थापना हुआ था 1855 में, 1815 में हुआ था, ठीक है। ये तो हम लोग देखेंगे, ये मतलब कि राजा राम मोहन राय नहीं किए थे कलकत्ता में। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, ये तो हो ही गया। ये वाला देखिए अलग है। तत्वबोधिनी सभा, इसका स्थापना 1839 में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में हुआ था और इसकी स्थापना महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, जिसकी उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों पर का प्रचार करना और उपनिषदों के ज्ञान को फैलाना। तत्वबोधिनी समाज सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1839 में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो राजा राम मोहन राय के विचार को प्रचार करना और उपनिषदों के ज्ञान को फैलाना था तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य। ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर महिपाल? बताइए, बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल, ठीक ना, गोपाल। बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा, गोपाल, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे पाल वंश से संबंधित सारी चीजें। तो देखिए, संस्थापक संस्थापक गोपाल था, जो कि 1750 ईस्वी में इसकी स्थापना पाल वंश की स्थापना किया था। उसके बाद राजधानी, पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में था। मुंगेर बिहार में बाद में शासकों के अनुसार बदलती रही, जैसे रामावती। तब की राजधानी भी शुरू में कहाँ पर था? तो मुंगेर में था। शासन क्षेत्र, ये मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में शासन करते थे, मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में। बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के महान संरक्षक थे। पाल वंश के शासकों को क्या माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के ये वज्रयान संप्रदाय जो था, उनका महान ये संरक्षक थे। गोपाल को जनता सामंतों ने बंगाल की अराजकता यानी कि मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए चुना था। गोपाल को किस लिए चुना था बंगाल की जनता ने? तो अराजकता को खत्म करने के लिए, अराजकता को खत्म करने के लिए। देखिए, गोपाल का जो शासन काल था वो 750 से लेकर 770 ईस्वी था, 750 से लेकर 770 ईस्वी था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय महाबिहार, बिहार शरीफ की स्थापना कौन किया था? तो गोपाल ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय महाबिहार की स्थापना कौन किया था? तो गोपाल ने किया था। कहाँ पर? तो बिहार शरीफ में। उसके बाद धर्मपाल, गोपाल वंश का ही एक और शासक, महान शासक इसको कहा जाता है। 1770 से लेकर 810 तक इसकी शासनकाल रहा था। धर्मपाल की शासनकाल 1770 से लेकर 810 ईस्वी था और यह वंश का सबसे महान राजा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में और सोमपुर महाबिहार बांग्लादेश की स्थापना की थी। देखिए, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की और सोमपुर बिहार की भी, महाबिहार की भी स्थापना करवाया था। तो जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। गुजरात के कवि सोढल ने इन्हें उत्तरापथ स्वामिनी का उपाधि दी। गुजरात के कवि सोढल ने इसको उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि दी, तो धर्मपाल को। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अरब यात्री सुलेमान जो था, 9वीं शताब्दी में भारत की यात्रा और पाल साम्राज्य को रुहमा कहा। देखिए, जब ये सुलेमान भारत आया था, यानी कि ये पाल वंश के शासन काल में ही आया था, ठीक ना। और ये पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था, ध्यान रखिएगा। पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था। और ये कब आया था? तो 9वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, 9वीं शताब्दी में। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय थे, उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, वो कौन थे? 8 मंत्री, 8 परिषद मंत्री या फिर 8 सेनापति या 8 परिषद तेलुगु कवि या फिर 8 धार्मिक सलाहकार? देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज ये प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, ठीक ना, प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान सम्राट कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश के शासक थे, तुलु वंश के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवियों और विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज का शाब्दिक अर्थ 8 दिशाओं के हाथी, जो राजा के साहित्यिक साम्राज्य के 8 स्तंभ माने जाते थे। इनको क्या माना जाता था? अष्टदिग्गजों को 8 स्तंभ माना जाता था। सभी 8 दिशाओं के 8 स्तंभ माना जाता था अष्टदिग्गजों को। उसके बाद देखिए, प्रमुख अष्टदिग्गज कवि, मतलब कि इनमें से कुछ प्रमुख अष्टदिग्गज कवि हैं जिनसे कि प्रश्न बनता है। जैसे देखिए, अलासानी पेदन्ना, इन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। इन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, जो कि उपाधि, अच्छा, उपाधि प्राप्ति है तो कहाँ भी जाएगा? और आंध्र पिता यानी कि तेलुगु कविता के पितामह। उसके बाद इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मनु चरितम और हरि कथासारम है, कथासारम, हरि कथासारम। इनका प्रसिद्ध रचना कौन कौन है? तो मनु चरित्रम और हरि कथासारम। उसके बाद है तेनालीराम रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्ण। ये अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए प्रसिद्ध थे।
कुशाग्र बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए प्रसिद्ध थे। और इनकी सबसे प्रमुख साहित्यिक रचना पांडुरंग महात्म्यम और इसे तेलुगु साहित्य के पंच महाकाव्यों में गिना जाता है। देखिए, तेनालीराम कृष्ण जो थे, इनको कुशाग्र बुद्धि और हास्य व्यंग यानी कि मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ये लिखते थे और ऐसा ये बोलते थे जिससे कि लोग नहीं बोलते कॉमेडी टाइप, ठीक ना, तो ये इस प्रकार के थे। और इनकी सबसे प्रमुख साहित्य रचना ध्यान रखिएगा पांडुरंग महात्म्यम है, और इसे तेलुगु के 5 महाकाव्य है, ठीक ना, तेलुगु में 5 महाकाव्य है, उसमें गिना जाता है, ठीक ना, तेनालीराम कृष्ण के जो रचना है पांडुरंग महात्म्यम को। उसके बाद देखिए नंदी थिमन इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ परिजात अपहरणम की रचना की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ परिजात अपहरणम की रचना कौन किया था, तो नंदी थिमन ने। अन्य 5 कवि और देखिए 3 कवि हम लोग देख लिए, और अन्य 5 कवि कौन कौन थे, तो ध्रुवजटी, मध्यगिरी मलन्ना, अयलाराजु रामचंद्र द्रुंडु, अयल्लाराजु रामचंद्र द्रुडु, पिंगली सुरन्ना और रामा भद्राडु। तो ये सभी अष्टदिग्गज थे। बाकी ये तीनों का आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है, और नाम सबका ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय का साहित्यिक योगदान की वजह से इनको क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए, कृष्णदेवराय के शासनकाल 1509 से लेकर 1529 था, वो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को, ध्यान रखिएगा। राजा स्वयं एक महान, देखिए जो कृष्णदेवराय थे ये स्वयं एक लेखक भी थे, और उन्होंने तेलुगु भाषा में राजनीति और प्रशासन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त मालदय भी लिखा है। अमुक्त मालदय की रचना किसने किया है, तो कृष्णदेवराय, क्योंकि ये खुद एक क्या थे, कवि थे, ठीक ना। और इनके काल को क्या कहा जाता है, तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। संस्कृत भाषा में जम्बावती कल्याणम नाटक की रचना की। उसके बाद देखिए, संस्कृत भाषा में जम्बावती कल्याणम की रचना भी कौन किया था, तो कृष्णदेवराय ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी प्रसिद्ध गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में किस भव्य इमारत का निर्माण करवाया था, बताना है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में किस इमारत का निर्माण करवाया था, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, पंचमहल या फिर दीवान ए खास। देखिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो अकबर था, यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक ना, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण इसका निर्माण कार्य गुजरात विजय के बाद शुरू हुआ, लगभग 1601 से 1602 ईस्वी में पूरा हुआ। मतलब कि 1601 में इसका कार्य शुरू हुआ और पूरा भी हो गया 1602 ईस्वी में। और यह जमीन से लगभग 176 फीट ऊंचा है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा आप लोग सब पढ़े होंगे, बुलंद दरवाजा ही है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 176 फीट है। अकबर की गुजरात विजय, यानी कि देखिए अकबर के गुजरात विजय के बारे में हम लोग जानेंगे। ये 1572-73 में गुजरात को जीता था। गुजरात उस समय व्यापार और समुद्र तट के कारण आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध था। अकबर ने वहां के शासक मुजफ्फरपुर शाह तृतीय को हराया था। गुजरात के कौन शासक था, तो मुजफ्फरपुर शाह द्वितीय तृतीय मुजफ्फर शाह तृतीय को हराकर गुजरात को जीता था कौन, अकबर। फतेहपुर सीकरी, देखिए फतेहपुर सीकरी जो है कि अकबर ने ही बसाया था। और देखिए अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में 1571 में इस शहर की नींव रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी का भी स्थापना कौन कराया था, अकबर ने ही कराया था। और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और इसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। देखिए इसे कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो 1986 में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1986 में। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर कनाडा। बताइए विधि के समक्ष समानता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप सभी को पता होगा विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से। अब देखिए तो देखिए विधि के समक्ष समानता जो है ये मतलब कि समानता का अधिकार के बारे में ही हम लोग पूरा जान लेते हैं। जो समानता का अधिकार है यह मौलिक अधिकार का भाग है, ठीक ना। मौलिक अधिकार जो पहला मौलिक अधिकार है वही क्या है कि समानता का अधिकार है, और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, देखना भाग 3 में 14 से लेकर 18 तक है। जिसमें कि अनुच्छेद 14 में कानून के समान सब बराबर, यही ना, कानून के समक्ष समानता का मतलब कि कानून के सामने सब बराबर, और ये अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेदभाव बंद, यानी कि धर्म जाति और लिंग
के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। नियुक्ति से संबंधित ये अवसर है अनुच्छेद 16 में। उसके बाद है अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता की पूरी तरह से खत्म, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, तो राजा महाराजा जैसी उपाधियां समाप्त, ठीक है, जो पहले उपाधियां राजाओं को या किसी को मिलता था वैसी उपाधियां समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। तो ये है समानता का अधिकार। और मेनली विधि के समक्ष समानता जो है ये अनुच्छेद 14 में है और ये ब्रिटेन से लिया गया। और देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, कानून का शासन और परमाधिकार लेख ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, कानून का शासन और परमाधिकार लेख। इसको देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये सभी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है, ठीक ना। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से ही, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ही देखिए। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 108, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय आप सभी को पता ही होगा 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। उसके बाद रूस के संविधान से मूल कर्तव्य जो है, जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, उसे कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा रूस से। तो प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय जो है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसमें कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और एक चीज दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति, सुवर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति या फिर सह सरकारी आयोग। बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आप सभी को पता होगा, काफी फेमस सवाल है और बार बार ये पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखिए जैसा कि मूल कर्तव्य, जो कि मूल संविधान में एक भी नहीं था, बाद में इससे जोड़ा गया 1976 में, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। सिफारिश, इसके लिए सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति घोषणा नहीं था। संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और ये रूस से लिया गया था। और ये भाग 4 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है, तो ध्यान रखिएगा, भाग 4 के ए, अनुच्छेद 51 के ए में है। और शुरुआत में 10 ही मौलिक कर्तव्य है। और जब जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा से संबंधित है, उसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य को, ध्यान रखिएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया भी है, ठीक ना। और एक चीज है, कोर्ट द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कि ये जो क्या है कि मौलिक कर्तव्य है, ये एक जनता को ये कर्तव्य दिया गया है, ठीक ना। लेकिन कोर्ट इसको जबरदस्ती नहीं कर सकता, जो मौलिक कर्तव्य है उसको करना ही है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कार्यकाल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के सही क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ठीक बाद तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी को पता ही होगा, पहले जो राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। तो अब बताना है कि तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति का क्रम। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहला, राजेंद्र प्रसाद, और इनका सबसे अभी लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले शिक्षक राष्ट्रपति हैं। इसको जाकिर हुसैन ये पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और इनका पद पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी बने। फखरुद्दीन अली अहमद ये आपातकाल के समय मतलब कि देखिए बीबी गिरी जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद जो है कि कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बने थे, और बाद में फिर ये चौथा राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद पांचवा जो बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, और ये आपातकाल के समय जो आपातकाल लगा था क्या बोलते 1971 में, उस टाइम ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसके बाद देखिए नीलम संजीव रेड्डी
एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए ये राष्ट्रपति भी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह, और ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वां है। 8वां है आर वेंकट रमन, और ये सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे, सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। और 9वें नंबर पे आते हैं शंकर दयाल शर्मा, और ये प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किए। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायणन ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, जो कि 10वें नंबर पे आते हैं। 10वें नंबर पे के आर नारायणन। उसके बाद 11वें नंबर पे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें की मिसाइल मैन कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे आती है प्रतिभा पाटिल, और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, ये एक अर्थशास्त्री थे। यह एक अर्थशास्त्री थे। ये 13वां क्या है कि राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद ये 14वां राष्ट्रपति थे, और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति भी हैं, रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में जो है कि द्रौपदी मुर्मू ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और सबसे युवा राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू ही है। द्रौपदी मुर्मू ही सबसे युवा राष्ट्रपति भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रहा राष्ट्रपति का क्रम, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा कराई जाती है? बताना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो आप सभी को पता होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिन्हें की सीएजी कहा जाता है, ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक वर्णित है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, जो पहले पूरा हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। पद से हटाना यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको अगर पद से हटाना है नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह प्रक्रिया इसमें होता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इनको हटाया जाता है। मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की जांच करना। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के खातों को जांच करना, यानी कि वित्तीय संबंधी चीजों को जांच करना, ये नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की काम है। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 151 जिसे राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाते हैं। सीएजी अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 151 के तहत, और जिसे राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाते हैं। उसके बाद देखिए इन्हें लोक वित्त रक्षक और लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कि लोक वित्त रक्षक या फिर लोक लेखा जो समिति है उनका मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अब आप सबसे पूछ लेगा प्रथम सीएजी कौन थे? तो बी नरहरि राव, पहले भारत के पहले सीएजी कौन थे? तो वीर नरहरि राव, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 के, अनुच्छेद 340। तो बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बोल रहा है, जनजाति नहीं। ये इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आप सभी को पता होगा इसका जो प्रावधान है ये 338 में है, ठीक ना। और राष्ट्रीय जनजाति आयोग बोलता तो 338 का ए हो जाता, 338 का ए। चलिए यह संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और देखिए पहले एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग था, मतलब कि एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग था। तब ये अनुच्छेद 338 में ही दोनों आते थे, लेकिन 79वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा, कब? तो 79वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे 2 अलग अलग आयोगों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 338 में हो गया एससी आयोग, और अनुच्छेद 338 के ए में हो गया एसटी आयोग। यानी कि अनुसूचित जाति आयोग 338 में और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के ए में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इन आयोग में की संरचना कैसा है? तो इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 5 सदस्य होते हैं, ठीक ना। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जांच करते समय उस आयोग की सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती है। देखिए क्या है कि इस आयोग को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती है, यानी कि जितना सिविल कोड को शक्तियां प्रदान है उतनी शक्तियां जो है कि इस आयोग राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जो शक्तियां है सिविल कोड के बराबर है। अब देखिए ओबीसी के लिए भी आयोग बनाया गया, ओबीसी आयोग। इसे 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 बी में जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का को किस में जोड़ा गया है, तो 338 के बी में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके लिए 102वां संविधान संशोधन 2018 किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से ठीक सटी हुई पहाड़ियां कौन सी है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है उसके ठीक सटी हुई पहाड़ियां कौन सी है। अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डमम जिसे कि इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है, या फिर सेवराय पहाड़ियां। तो बताइए कन्याकुमारी से ठीक सटी हुई पहाड़ियां कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे दक्षिण, इसको वो भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी कहा जाता है, जो कि कार्डमम की पहाड़ियां हैं, कार्डमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। यह पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी हिस्सा है जो केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला है। यह किसका हिस्सा है कार्डमम का पहाड़िया, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट का है। जो ये प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, तो यह जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो कि तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। और यह यहाँ बड़े पैमाने पर इलायची, काली मिर्च और कॉफी की खेती होती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर इलायची, काली मिर्च और कॉफी की खेती होती है, ध्यान रखिएगा इलायची, काली मिर्च और कॉफी की। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में पालिनी पहाड़ियां स्थित है। इसके उत्तर में क्या है कि उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में पालिनी की पहाड़ियां स्थित है। और यह पर्यटन के लिए पर्यटन स्थल, अच्छा, पालिनी के पहाड़ियां में एक पर्यटन स्थल कोडाईकनाल है जो कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सेनकोट्टा दारा कार्डमम की पहाड़ियों में दर्रा भी है। यह दारा कार्डमम पहाड़ियों में स्थित है जो केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै शहर से जोड़ती है। केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै शहर को कौन सा दर्रा जोड़ती है, तो सेनकोट्टा दारा जो कि कार्डमम पहाड़ियों में है। तो दर्रा सभी को पता ही होगा, दो पहाड़ों के बीच की रास्ता को दर्रा कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये आप सब हम लोग पढ़ ही लिए, कार्डमम पहाड़ियां के ठीक उत्तर में है। और दक्षिण भारत की सबसे ये ऊंची चोटी अनाईमुड़ी इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर। उसके बाद देखिए नीलगिरी की पहाड़ियां, ये भी दक्षिण भारत में ही है। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन यानी कि मिलान स्थल पर है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का इसका ट्राई जंक्शन कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां को। और यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों का मिलान बिंदु भी नीलगिरी की पहाड़ियां ही है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। उसके बाद देखिए सेवराय की पहाड़ियां, ये तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है जो कन्याकुमारी से काफी उत्तर पूर्व में है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ है, तो तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। और यह कन्याकुमारी से काफी उत्तर में है। तो सेवराय की पहाड़ियां भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा किसका हिस्सा है, तो पश्चिमी घाट का है, सॉरी पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का। और जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। ये सभी जो पहाड़ियां हम लोग पढ़े ना, तो ये सभी प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिणी भारत की पहाड़ियां हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर नामीबिया। बताइए विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश जो है ये कजाकिस्तान है, ध्यान रखिए कजाकिस्तान विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। देखिए यूरेनियम का उत्पादन और भंडार, तो सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा उत्पादक कजाकिस्तान, और सबसे बड़ा भंडार किसके पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक ना। उत्पादन कजाकिस्तान करता है विश्व में सबसे अधिक, और भंडार किसके पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। उसके बाद देखिए कजाकतोमप्रोम कजाकतोमप्रोम यह कजाकिस्तान की सरकारी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खनन कंपनी मानी जाती है। देखिए कजाकतोमप्रोम जो है ये कजाकिस्तान की सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाली जो है कि कंपनी है। उसका देखिए ओलंपिक डैम जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह खदान दुनिया की सबसे बड़ा एकल यूरेनियम भंडार क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक डैम में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। उसका देखिए येलो केक, यूरेनियम के प्रसंस्करण के दौरान मिलने वाले गाढ़े पाउडर को येलो केक कहा जाता है, जिसका उपयोग परमाणु ईंधन बनाने में होता है। देखिए येलो केक किसे कहा जाता है, तो ये यूरेनियम से ही संबंधित है। जब यूरेनियम प्रोसेसिंग के दौरान मिलने वाले गाढ़े पाउडर जिसे कि येलो केक कहा जाता है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो परमाणु ईंधन बनाने में, ठीक ना, परमाणु ईंधन बनाने में किया जाता है। ये हम ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य,
भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। कडप्पा जिला का तुमलापल्ले गांव विश्व के विशाल भंडारों में गिना जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश के कपड़ा जिले में एक तुमलापल्ले गांव है जो कि विश्व के विशाल भंडारों में ये गिना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। प्रसिद्ध खदान, झारखंड के सी भूमि स्थित जादूगढ़ा खदान भारत की पहली व्यावसायिक यूरेनियम खदान है। और देखिए झारखंड के जो सी भूमि में स्थित जादूगढ़ा जो स्थान है, ये पहली व्यावसायिक यूरेनियम खदान है भारत का, ध्यान रखिएगा। और भारत दुनिया के केवल यूरेनियम उत्पादन में लगभग 2% का ही उत्पादित करता है। तो पूरे विश्व में यूरेनियम उत्पादन में भारत का 2% ही भागीदारी है, यानी कि 2% ही भारत उत्पादित कर पाता है। इसको देखिए, लोहा उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण में भी आगे है, उत्पादन में भी आगे है। लोहा उत्पादन में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए तांबा के जो है कि चिली, तांबा के उत्पादन में सबसे अधिक जो है चिली है विश्व में। सोना उत्पादन में चीन, सोना के उत्पादन में चीन और भंडार में ऑस्ट्रेलिया। उत्पादन में चीन, भंडार में ऑस्ट्रेलिया। चांदी, ये उत्पादक में मैक्सिको, चांदी उत्पादक शीर्ष पे कौन है? तो मैक्सिको। कोयला उत्पादन में चीन, और कच्चा तेल में अमेरिका, कच्चा तेल उत्पादन करने में अमेरिका नंबर 1 पे है। बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम का है, इसका सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। हीरा जो है कि सबसे अधिक उत्पादन रूस में होता है। उत्पादन और भंडार दोनों में शीर्ष में है कौन? रूस। हीरा उत्पादन और भंडार में दोनों में शीर्ष पे है रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा होने के बावजूद ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस यूरोपीय देश का स्वायत्त भाग है? भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा होने के बावजूद ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस यूरोपीय देश का हिस्सा है? एक स्वायत्त भाग है, बताइए। मतलब कि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये किसका हिस्सा है? डेनमार्क और कनाडा, नॉर्वे या फिर आइसलैंड? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है। राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का भाग है। कैसे? देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आप सभी को पता ही होगा। ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से यह डेनमार्क साम्राज्य के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर महाद्वीपीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राजधानी इसका नूक है, इसका पुराना नाम गोड गोडथाव था ऑस्ट्रेलिया का। वैसे हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में क्वेश्चन भी था, ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग जान भी लिए। तो ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या विशेषता, यहाँ की अधिकांश आबादी इनुइट या एक्सिमो जनजाति की है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश आबादी, और यहाँ दुनिया की सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दुनिया की सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब देखिए और कुछ द्वीप के हम लोग बारे में जान लेते हैं। ग्रीनलैंड तो जान ही लिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह अटलांटिक और उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, और यह डेनमार्क के नियंत्रण में है। न्यू गिनी, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और यह प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। बोर्निया द्वीप जो है ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह प्रशांत महासागर में स्थित है, और यह 3 देश में विभाजित है। बोर्नोआ द्वीप 3 देश में विभाजित है, जो कि प्रशांत महासागर में है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। सुमात्रा और जावा द्वीप ये इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप है। जावा दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। जावा जो है ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, और यह इंडोनेशिया में स्थित है। उसका देखिए होन्शु द्वीप, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप में स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप में स्थित है। बफिन द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। बफिन द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन ये यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। श्रीलंका, इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। श्रीलंका जो है ये भी एक द्वीप है, और इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा। तो ये सभी द्वीप है, तो इन सभी का स्थिति आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, ठीक ना, क्योंकि स्थिति ही पूछ लेना है। वैसे तो ग्रीनलैंड सबको याद रहता है कि वो सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप ध्यान रखिएगा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हम सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। महाद्वीप में सबसे छोटा तो वही है, ठीक ना, महाद्वीप में छोटा सबसे वही है ऑस्ट्रेलिया। बाकी जैसे द्वीप में देखा जाए ना, ऐसे हम लोग ग्रीनलैंड बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर द्वीप के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा है, लेकिन वह एक महाद्वीप उसको बना दिया गया है, ठीक ना, महाद्वीप उसको बना दिया गया है, क्योंकि द्वीपों से उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखिए, नदियों द्वारा लाकर जमा की गई तलछट से निर्मित होने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? नदियों द्वारा लाकर जमा की गई तलछट, यानी कि जो नदी अपने धारा के साथ जो मलबे लाती है, उसके द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को आप सभी को पता ही होगा, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक ना, जलोढ़ मिट्टी जो कि काफी उपजाऊ होता है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग जान लीजिए। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत का विशाल मैदान, पंजाब से लेकर असम तक, और तटीय डेल्टा, ये जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में, उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी कि पंजाब असम तक ये फैला हुआ है, और ये तटीय डेल्टा, तटीय जितने भाग हैं वहां तक ये फैला हुआ है। इसमें पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें पोटास और चूना की प्रचुर मात्रा होता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। उसके बाद देखिए, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, खादर और बांगर। खादर जो होता है, ये नई जलोढ़ मिट्टी होता है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है, यानी कि अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो उस टाइम जो मिट्टी बनेगा उसे खादर कहेंगे, और यह बहुत उपजाऊ होता है। और वही खादर जब पुरानी हो जाती है उसे बांगर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जो बाढ़ स्तर से ऊपर होती है और खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मुख्य फसलें: धान, गेहूं, गन्ना, जूट और दलहन। जलोढ़ मिट्टी के लिए कौन उत्पादन इसमें किस किस फसल का किया जाता है? ध्यान रखिएगा, धान, गेहूं, गन्ना, जूट और दलहन का काफी ज्यादा इसमें उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए, काली मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कपास के लिए बेस्ट और सोयाबीन, चना की भी खेती किया जाता है, लेकिन कपास के लिए बेस्ट मिट्टी है। कपास की खेती काली मिट्टी में ही किया जाता है, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कपासी मिट्टी को। और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में काली मिट्टी है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। और इसका निर्माण, आप सभी को बता दूं, इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है, ठीक ना, ज्वालामुखी के फटने से होता है। उसके बाद देखिए, पानी सोखने की क्षमता अधिक सबसे ज्यादा, और सूखने पर दरारें पड़ती है, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें पानी सोखने की क्षमता सबसे अधिक होता है काली मिट्टी को, और सूखने पर दरार पड़ती है, काली मिट्टी में सूखने पर बड़ा बड़ा दरार भी पड़ जाता है। अब देखिए, लाली और पीली मिट्टी, लाली और पीली मिट्टी, मोटे अनाज, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन इसमें किया जाता है, और यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल, और पानी में मिलने पर पीला दिखती है। देखिए, लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक ना। यह जो इसका लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, आयरन, जो कि आयरन लोहा को कहा जाता है, और लोहा कैसा होता है? थोड़ा लाल, यानी कि भूरा और लाल जैसा थोड़ा दिखता है, इस कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है, और यह पानी में मिलने पर पीली दिखाई देती है। और इसका क्षेत्र जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक ये फैला हुआ है, और इसमें मोटे अनाज, तंबाकू और मूंगफली की खेती की जाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लेटेराइट मिट्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें काजू, चाय और कॉफी, रबर, काजू, चाय, कॉफी, रबर की खेती किसमें की जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। और यह पश्चिमी घाट और मेघालय की पहाड़ियां में ये मिट्टियां पाई जाती है, पश्चिमी घाट के आसपास और मेघालय की पहाड़ियों में ये मिट्टी पाई जाती है। ईंट बनाने में काम आती है, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लीचिंग से लीचिंग से बनती है, ये ईंट बनाने में काम आती है, और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग से इसका निर्माण होता है, लेटेराइट मिट्टी का, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का मुख्य उदाहरण है? चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का मुख्य उदाहरण है? अगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान, आंतरिक चट्टान, या फिर ज्वालामुखी चट्टान? बताइए, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का मुख्य उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अब देखिए, अवसादी चट्टान के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये परतदार होती है, ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टान होती है, परतदार होती है, और इसी में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला जैसे ईंधन पाए जाते हैं। तो चट्टान पूछ लेता है कि किस चट्टान में जो है कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे ईंधन पाए जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टान में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। उदाहरण: खड़िया, जिप्सम, नमक की चट्टान और डेलोमाइट, ये सभी जो है कि अवसादी चट्टान के उदाहरण है। खड़िया, जिप्सम,
नमक का चट्टान और डेलोमाइट। पर्पटी पर विस्तार, पृथ्वी की सतह से के सबसे ऊपरी भाग का लगभग 75% हिस्सा अवसादी चट्टान से ढका है। हालांकि पूरी क्रस्ट के कुल आयतन में इनका योगदान केवल 5% ही है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक किस प्रकार के चट्टान है, तो सॉरी अवसादी चट्टान है 75%। 75% अवसादी चट्टान है, लेकिन जो पृथ्वी की क्रस्ट है, पृथ्वी का क्रस्ट, उसमें कुल आयतन का इसका 5% है। अवसादी चट्टान का जो आयतन है क्रस्ट के पूरे आयतन का 5% है, लेकिन जो इसका फैलाव है ये 75% तक है। यानी कि पृथ्वी जो है 75% अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। अब देखिए मेन चीज पूछता है जो चट्टानों का रूपांतरण, ठीक है ना, चट्टानों का रूपांतरण जिसमें कि अवसादी चट्टाने भी होता है, अगन्य चट्टाने भी होता है, तो उसका जो रूपांतरण होके जिसे क्यांतरित या रूपांतरित चट्टान बनता है, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर का जो रूपांतरण होता है उसे संगमरमर बनता है। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर बनता है। ये रूपांतरण होता कैसे है, तो ये ताप और दाब के कारण होता है, ठीक ना, अधिक तापमान अधिक दाब के कारण जो है कि चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है और उसे ही क्यांतरित चट्टान कहा जाता है। और जो है कि अवसादी और अगन्य चट्टान दोनों का रूपांतरण होता है। जैसे चूना पत्थर जो कि अवसादी चट्टान है और इसका जो कि रूपांतरण होता है संगमरमर में होता है। बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीच में होता है। ग्रेनाइट का सेल का रूपांतरण स्लेट में होता है। सेल का स्लेट में। कोयला का रूपांतरण हीरा में होता है। कोयला से हीरा बनता है, ध्यान रखिएगा, कोयला से ही हीरा बनता है। तो ये सारी रूपांतरण आप लोग ध्यान रखिएगा चट्टानों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रछन्न बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था और किस नाम से भी जाना जाता है। प्रछन्न बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था में और किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। प्रछन्न बेरोजगारी, ऑप्शन ए है छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर घर्षण बेरोजगारी। बताइए प्रछन्न बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था में और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी। छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है प्रछन्न बेरोजगारी को। अब देखिए प्रछन्न बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें श्रमिक काम पर तो लगा हुआ दिखाई देता है लेकिन उत्पादन में उसका वास्तविक योगदान शून्य होता है। कहने का ये मतलब है कि मान लो कोई काम करने के लिए 2 आदमी का आवश्यकता है और उसमें 5 आदमी लगे हैं, ठीक ना, तो काम तो कम होगा ही और आदमी ज्यादा दिखेंगे, ठीक ना। इसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कि ये मेनली गांव में होता है। गांव में आप लोग देखे होंगे गांव के जो परिवार होते हैं अगर कोई काम करते हैं, ठीक, तो छोटा मोटा भी काम होता है तो उसमें पूरा परिवार लगा रहता है, ठीक ना। तो वो भी एक इसका मेजर एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार आप लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझिएगा। उसके बाद देखिए मौसमी बेरोजगारी, यह साल के कुछ विशेष महीनों में काम ना मिलने की स्थिति, जैसे कृषि की कटाई के बाद। तो मौसमी बेरोजगारी ये जो है कि साल के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिल पाना, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए फसल की कटाई हो रहा है तो कटाई के टाइम पे तो रोजगार मिल जाएगा और कटाई समाप्त हो जाएगा तो वही रोजगार खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार की रोजगार को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, तो यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच मिस मैच के कारण होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, तो इसमें स्किल की कमी या फिर स्किल का अलग होना। तो मान लीजिए आपकी आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है लेकिन कंप्यूटर के बारे में रोजगार है, तो आपको तो वो चीज मिल नहीं पाएगा। तो इसी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाना या फिर स्किल की कमी, ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। उसके बाद है घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी क्या है, तो यह तब होती है जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश कर रहा होता है, ठीक ना। घर्षण बेरोजगारी क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति को एक पहले से ही जॉब है और वह दूसरी जॉब की क्या है कि तलाश में रहता है, यानी कि अपने से बेहतर जॉब के, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सरकारी नौकरियां में देखा जा रहा है काफी सारे जो लड़के होते हैं मतलब काफी सारे लड़के लड़कियां सब है जो एक जॉब ले लेते हैं अपना सिक्योर हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम एक अच्छा जॉब ले लें और उसके तलाश में रहते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। वह क्या है कि घर्षण बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में पढ़ा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और इसे प्रश्न बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि वैश्विक स्तर पर मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक स्तर पर मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व आर्थिक मंच।
तो ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो है ये प्रत्येक वर्ष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जारीकर्ता यूएनडीपी, और यह 1990 से वार्षिक रिपोर्ट जारी कर रहा है। 1990 से। जनक, इसका जनक ध्यान रखिएगा, महबूब उल हक, यह पाकिस्तानी थे। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो कि भारत थे। इन दोनों को यूएनडी इसका क्या है कि मानव विकास सूचकांक के जनक कहा जाता है। और पैमाना, पैमाना इसमें 0 से 1 होता है। पैमाना 0 से 1 होता है। 1 के जो जितना करीब होता है वो उतना विकास, बेहतर विकास उस देश का होता है, ठीक ना। मतलब कि पॉइंट में इसका क्या किया जाता है, रिपोर्ट दिया जाता है। अब देखिए, एसडीआई के 3 आयाम और 4 संकेतक, 3 आयाम और 4 संकेतक, मतलब कि मानव विकास रिपोर्ट जो है ये किस बेस पर जारी किया जाता है। एक स्वास्थ्य, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कितना स्वस्थ है उसके आधार पर। और उसके बाद शिक्षा, स्कूली शिक्षा औसत वर्ष कैसी रही, स्कूली शिक्षा अपेक्षित वर्ष कैसी रही, उस बेस पर। और जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, यानी कि ये 3 आधार पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर एसडीआई रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी कि ये तीनों चीज जिस देश का बेहतर रहेगा उस देश का जो है कि मानव विकास रिपोर्ट अच्छा रहेगा। अब देखिए, अन्य प्रमुख सूचकांक जो कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक भी यूएनडीपी ही जारी करती है। लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुयामिक गरीबी सूचकांक, बहुयामिक गरीबी सूचकांक भी यूएनडीपी ही जारी करता है। असमानता समायोजित, असमानता समायोजित भी यूएनडीपी ही जारी करता है। अब देखिए, अभी इस बार जो रिपोर्ट जारी हुआ है इसमें शीर्ष देश कौन है, तो नॉर्वे है। नॉर्वे, उसके बाद स्विट्जरलैंड। और भारत किसमें, मध्यम मानव विकास है, ठीक ना। यानी कि भारत का अच्छा भी नहीं है ना बुरा भी है, ठीक ना। और इसमें नंबर 1 पे है नॉर्वे, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में वर्णित जन स्वास्थ्य के सुधार के कर्तव्य से प्रेरित है। यानी कि देखिए, नीति निर्देशक तत्व के तहत ही क्या है कि कोई भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, देश के जनता के लिए कोई योजना या फिर कुछ लाभ की सुविधा प्रोवाइड कराती है। तो वही बताना है कि जो आयुष्मान भारत योजना है ये किस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 48। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाए, आयुष्मान भारत योजना जो है ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को यह कर्तव्य सौंपता है कि वह अपने नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार करे। तो आयुष्मान भारत योजना इसी संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का उद्देश्य शुरू करता है। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित भी है अनुच्छेद 47। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये क्या है कि स्वास्थ्य से संबंधित योजना था, स्वास्थ्य से संबंधित योजना था आयुष्मान भारत योजना। तो जाहिर सी बात है ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 39 में क्या है, तो यह पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के साधन और समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक न्याय से संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। उसका देखिए, अनुच्छेद 43 क्या है, तो यह श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग में को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए मतलब कि निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि आप इसके कोई भी किसी से भी आप 8 घंटा का काम करवा ले रहे हैं तो उसको आप इतना सैलरी दीजिए तो उसके घर का पालन पोषण हो जाए, यानी कि पूरी खर्चा उसका मेंटेनेंस हो जाए। और कुटीर उद्योग यानी कि छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 48 या कृषि और पशुपालन के संगठन तथा दुधारू पशुओं को वध पर रोग से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संरक्षण और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 48। अब देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस संविधान से प्रेरित है, तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। और देखिए, यह भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णित है। और यह गैर न्यायोचित यानी कि इसके उल्लंघन पर अदालत नहीं जा सकते, ये अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 37 कहता है कि अगर सरकार, मान लीजिए ये आयुष्मान भारत योजना ही है जो कि सरकार प्रोवाइड करवाई है, अगर इसको बंद भी कर दे तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो बंद हो गया इसको लाइए, ठीक ना। ये जो है कि सरकार अपने मन से लाती है, ठीक ना, अपने मन से लाती है और अपने मन से बंद भी कर सकती है। तो इसीलिए इसको गैर न्यायोचित कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बताइए, जाकिर हुसैन जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सितार, बांसुरी, तबला या फिर सरोद। देखिए,
जो जाकिर हुसैन है ये तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यह एक तबला वादक है। जाकिर हुसैन तबला वादक है, ये इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक और संगीतकार थे। अब देखिए इनको पद्मश्री मिला था 1988 में, काफी इंपॉर्टेंट पूछता है क्वेश्चन। जाकिर हुसैन को पद्मश्री कब मिला था? 1988 को। पद्म भूषण इनको 2002 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में। पद्म विभूषण इनको 2023 में मिला था, पद्म विभूषण 2023 में मिला था। और यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। इसके बाद देखिए ग्रैमी अवार्ड, उन्होंने अपने करियर में कुल 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिसमें 2024 66वें ग्रैमी में एक ही रात में 3 ग्रैमी ग्रैमी जीतना शामिल है। देखिए इन्होंने कुल 4 ग्रैमी पुरस्कार जीता है, कुल 4 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और 2024 में क्या हुआ था, जो 66वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन हुआ था उसमें 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे ये जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रमुख तबला वादक, और जो प्रमुख तबला वादक है उनको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज ये बनारस घराने से संबंधित है और यह भी एक तबला वादक है। उसके बाद उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद अल्लाह रखा भी एक प्रमुख तबला वादक है। पंडित समता प्रसाद, पंडित समता प्रसाद, उनको गुदई महाराज भी कहा जाता है, ये भी तबला वादक है। जाकिर हुसैन के भाई तौफीक कुरैशी और फजल कुरैशी, जाकिर हुसैन के भाई तौफीक कुरैशी और फजल कुरैशी भी तबला वादक ही थे। अब देखिए कुछ और वाद्य यंत्र के वादक हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सितार के पंडित रविशंकर, काफी इंपॉर्टेंट, और उस्ताद विलायत खान, दोनों ये बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। सितार के पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान। और बांसुरी के पंडित हरिप्रसाद चौरसी और पन्नालाल घोष, बांसुरी के पंडित हरिप्रसाद चौरसी और पन्नालाल घोष। सरोद का उस्ताद अमजद अली खान और अकबर खान, सरोद का हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान और अली अकबर खान, ये सरोद वादक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपना पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस वर्ष ओलंपिक खेल में अपना पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था? 1928, 1932, 1936 या फिर 1948? तो देखिए पुरुष हॉकी टीम जो है ये पहली बार 1988 में स्वर्ण पदक जीता था, पहली बार 1988 में स्वर्ण पदक जीता था एमस्टरडम ओलंपिक में। अब देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो कि इंग्लैंड नीदरलैंड में इसका फाइनल हुआ, सॉरी हॉलैंड नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ था, और फाइनल में हराकर अपना क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर बोल रहा है कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉलैंड को हराकर फाइनल में क्या है कि ये स्वर्ण पदक जीता था भारत, किसको हराकर? हॉलैंड को हराकर। अब देखिए 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से संबंधित सारी चीज देखते हैं। तो देखिए भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो जयपाल सिंह मुंडा थे, भारतीय टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, और जो बाद में एक प्रमुख आदिवासी नेता और संविधान सभा के सदस्य भी बने थे, ठीक ना, जयपाल सिंह मुंडा। उसके बाद मेजर ध्यानचंद का इस टूर्नामेंट में मेजर ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 14 गोल किए थे, और भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल खाए बिना कोई गोल कंसीड किए गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए मेजर ध्यानचंद जो थे इस टूर्नामेंट में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में कुल 14 गोल किए थे, ठीक ना, और ये पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी गोल नहीं खाया था, ठीक ना, भारत एक भी गोल नहीं खाया था। अब देखिए भारतीय हॉकी का स्वर्णिम इतिहास ओलंपिक पदक। तो देखिए भारत अभी कुल 13 पदक जीते हैं, भारत कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें कि 8 स्वर्ण पदक है, 8 स्वर्ण पदक है। 1928 में भी, 32 में भी, 36 में भी, और उसके बाद 48 में, 52 में, 56 में, 64 में और 1980 में, ठीक ना। 1980 जो कि मॉस्को ओलंपिक अंतिम स्वर्ण पदक, तो एक शुरुआत वाला भी और अंतिम वाला है, ये ज्यादा पूछने की संभावना है, तो शुरुआत एम्स्टर्डम वाला ध्यान रखिएगा, और जो लास्ट में स्वर्ण पदक जीते थे ये लोग 1980 में, ये मास्को में हुआ था, मास्को में, और ये अंतिम स्वर्ण पदक था, अंतिम स्वर्ण पदक। अब देखिए ये एक रजत पदक जीते हैं 1960 में रोम ओलंपिक में, भारतीय हॉकी टीम 1960 में रजत पदक जीता है रोम ओलंपिक में। उसके बाद 4 कांस्य पदक भारतीय टीम ने जीता है 1968 में, 1972 में और 1920 के टोक्यो ओलंपिक में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ये टोटल 13 पदक जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बाउल लोक गायन और नृत्य शैली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? बाउल नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर झारखंड? तो देखिए बाउल जो लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब देखिए सभी इंपॉर्टेंट राज्य, ये जो पश्चिम बंगाल है उत्तर पूर्वी राज्य है, तो अभी देखिए हम लोग इसमें पूरी उत्तर पूर्वी राज्य के लोक नृत्य को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के है जो पुरुलिया छौ, अलकाप, गंभीर, ढाली, जात्रा और मरुसिया, ये सभी भी पश्चिम बंगाल के ही लोक नृत्य है।
पुरुलिया छऊ जो कि इंपॉर्टेंट है, पुरुलिया छऊ ध्यान रखिएगा। अलका, गंभीर, ढाली, जतरा और मरुसिया। उसके बाद ओडिशा, ओडिशा क्या है, मयूरभंज छऊ, गोटीपुआ, बाघ नाच, दलखाई या फिर संबलपुरी, ये उड़ीसा का है। उसके बाद झारखंड का है सरावकेला छऊ, झूमर, फगुआ, पैका और डोमकच। झारखंड का कौन कौन है, तो सरायकेला छऊ, झूमर है, फगुआ है, पैका है, उसके बाद डोमकच है। बिहार में जाट जटिन, विदेशिया, झिझिया, कजरी, सोहर। बिहार का जो लोक नृत्य कौन है, जट जटिन, विदेशिया, झिझिया, कजरी और सोहर। असम का बिहू, बगरुम्बा, बगरुम्बा जो बोडो जनजाति द्वारा कराया जाता है, भोरताल, झूमर, ये सभी असम के हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बुइया, चालो, बांचो, पोपीर, बारडो छम, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। नागालैंड के रेंगमा, बांस नृत्य, चंगी नृत्य, ये सभी नागालैंड के हैं। रेंगमा बांस चंगी, रेंगमा बांस चंगी। उसके बाद मणिपुर पुंगचोलोम, पुंगचोलोम थांगटा, पुंगचोलोम थांगटा, पुंगचोलोम थांगटा। उसके बाद मिजोरम का है चिराब, क्वालम, चैलम। मिजोरम के चिराब नृत्य है, क्वालम है, चैलम है। त्रिपुरा के होजागिरी, त्रिपुरा के होजागिरी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेघालय के है साध सुख मैनसियम, साध सुख मैनसियम, नेंगक्रोम लाहो, नेंगक्रोम लाहो, ये सभी मेघालय के हैं। सिक्किम के है चूफाट, यागछम, सिंघीछम, चूफाट, यागछम, सिंघीछम, ये जो है कि सिक्किम का है। तो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विज्ञान में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, माइकल फैराडे, थॉमसन एडिशन, आद्रे मैरी एम्पियर। बताइए क्या की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों की खोज की थी। अब देखिए, ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वर्ष 1831 में, कब, वर्ष 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों की खोज की थी। उसके बाद पहले वैज्ञानिक, यह पहले वैज्ञानिक थे, पहले वैज्ञानिक यह जानते थे कि बिजली से चुंबक बनाया जा सकता है, लेकिन माइकल फैराडे ने इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। उन्होंने चुंबक की मदद से बिजली बना दी। तो देखिए, पहले के वैज्ञानिक ये जानते थे कि बिजली से चुंबक बनाया जाता है, ठीक ना, बिजली से चुंबक बनाया जाता है, लेकिन माइकल फैराडे ने इसका उल्टा कर दिखाया और उन्होंने चुंबक की मदद से बिजली बना दी, ठीक ना, चुंबक की मदद से बिजली बना दी। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहा जाता है। जब किसी तांबे के तार की कुंडली के पास, जब किसी तांबे के तार की कुंडली के पास चुंबक हो, तेज गति कराई जाती है, यानी कि आगे पीछे घुमाया जाता है, तो उस तार में अपने आप विद्युत धारा बहने लगती है। तो इस सिद्धांत में क्या हुआ था, तो जब तांबे के तार की कुंडली के पास से चुंबक को तेजी से गति कराई जाती है, तो तार में अपने आप विद्युत उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए, समय के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलाव ही तार में बिजली पैदा करता है और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चुंबक से बिजली उत्पादन करने की नियम को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आंखों की दृष्टि सुधार के लिए उपयोग होने वाला स्पर्श लेंस या कनेक्टिव लेंस आमतौर पर किस पदार्थ बनाए जाते हैं? जो स्पर्श लेंस या कनेक्टिव लेंस जिसे कहा जाता है, वो किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन या फिर हाइड्रोजेल या सिलिकॉन हाइड्रोजेल, नाइलॉन या फिर साधारण कांच। देखिए, कनेक्टिव लेंस जो है ये हाइड्रोजेल या सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनाए जाते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में कॉन्टैक्ट लेंस कांच या सख्त प्लास्टिक से बनते थे, जो आंखों के लिए बहुत असहज होते थे, लेकिन आज के आधुनिक सॉफ्ट लेंस हाइड्रोजेल या सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनाए जाते हैं। देखिए, पहले जो स्पर्श लेंस बनाए जाते थे, ये कांच या फिर मजबूत प्लास्टिक से बनाए जाते थे, जो कि ये आंख के लिए अनकंफर्टेबल होता था, लेकिन अब जो आधुनिक में अभी बनाए जाते हैं स्पर्श लेंस, वो सॉफ्ट लेंस हाइड्रोजेल या फिर सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है जिसमें पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यह प्लास्टिक जैसा ही पदार्थ होता है और इसमें पानी सोखने की बहुत अधिक क्षमता होती है और हमारी आंखों के कर्निया को जिंदा रहने के लिए सीधे हवा से ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हाइड्रोजन लेंस में मौजूद पानी और सिलिकॉन हवा से ऑक्सीजन को छान कर सीधे आंखों तक पहुंचाता है। देखिए, कर्निया को मेनली सीधे हवा से ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक ना, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो क्या होता था, पहले जो प्लास्टिक का लेंस होता था और कांच का, उससे ये जो ऑक्सीजन है कर्निया तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब के जो ये
लेंस बनाए जाते हैं जिसमें स्पर्श लेंस। इससे क्या होता है कि इसमें पानी सोखने की क्षमता होता है, तो जो पानी में हाइड्रोजन होता है उसको ये कर्निया तक पहुंचाता है, ठीक ना, कर्निया तक पहुंचाता है उससे ऑक्सीजन को छानकर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें आंखें सूखती नहीं, उनमें जलन नहीं होती और आप इन्हें बिना किसी दर्द के कई घंटों तक पहन सकते हैं। तो ये आरामदायक है। मेनली आप लोगों को समझना है कि जो ये आधुनिक में बनाए जाते हैं स्पर्श लेंस हाइड्रोजेल या सिलिकॉन हाइड्रोजेल से, ये आंखों के लिए अच्छे होते हैं। उनकी आप इनको कई इतने घंटों तक आप पहने रहिएगा तो आंख के लिए वो मतलब कि आंख उसको सह लेगा और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बर्फ या पानी के तापमान को 0 डिग्री सी से भी बहुत कम करने के लिए उनमें मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? यानी कि बर्फ या पानी के तापमान को 0 डिग्री सी से बहुत कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना, नमक, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सल्फर। तो बताइए, काफी इजी सवाल है। बर्फ या पानी के तापमान को 0 डिग्री, मान लीजिए बर्फ बर्फ कब जमता है? पानी से बर्फ 0 डिग्री सी पर बनता है और इससे भी कम टेम्परेचर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ध्यान रखिएगा, नमक मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें नमक मिलाया जाता है। अब देखिए, शुद्ध पानी 0 डिग्री सी पर जमकर बर्फ बनता है, लेकिन जब हम पानी या बर्फ में नमक मिलाते हैं तो यह वैज्ञानिक घटना होती है जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? हिमांक का अवनमन, यानी कि डिस्पिरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि जो 0 डिग्री सी पर बर्फ बनता है उसका जो टेम्परेचर है और कम हो जाएगा। यानी कि अगर पानी में नमक मिला दीजिएगा तो 0 डिग्री सी पर वो बर्फ नहीं बनेगा, उसे और कम टेम्परेचर पर ले जाना होगा। नमक पानी के जमने का तापमान 0 डिग्री सी है, जैसा कि मैंने बताया, और यह घटाकर -21 डिग्री तक नीचे ले जा सकता है। इसका मतलब अब पानी को जमने के लिए 0 डिग्री सी से भी ज्यादा ठंड की जरूरत होगी। तो देखिए ये क्या करता है, अगर पानी में नमक मिला दीजिएगा तो पानी को जमने का जो टेम्परेचर ये घटाकर -21 डिग्री सी कर देता है, ठीक ना। और यह काम कैसे करता है? तो पानी के अणु आपस में जुड़कर बर्फ के भर का ठोस ढांचा बनाते हैं और नमक पानी में घुलकर इस ढांचे के बीच आ जाता है और पानी के अणुओं को आपस में जुड़कर बर्फ बनाने से रोक देता है। तो नमक ये करता है, ठीक ना, ये पानी के अणुओं के बीच में आ जाता है और उनको जुड़ने नहीं देता है, जिससे बर्फ नहीं बन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण डी ऑर्बिटल होने के कारण संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है? तो बताइए, इनमें से डी ब्लॉक के ऐसे मेनली तत्वों को हम लोग क्या मानते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। लेकिन वो कौन सा तत्व है इसमें जिसको कि संक्रमण तत्व नहीं माना जाता? आयरन, कॉपर, जिंक या फिर क्रोमियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। सही आंसर इसका हो जाएगा जिंक। जिंक जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अब देखिए, डी ब्लॉक के बाकी सभी तत्वों को संक्रमण तत्व माने जाते हैं, लेकिन 3 तत्वों को संक्रमण तत्व में नहीं माने जाते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और ये तीनों एक ही लाइन ग्रुप 12 में आते हैं और तीनों डी ऑर्बिटल पूरा भरा। देखिए इसको ऐसे समझिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन से एक प्रश्न बनेगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है, और इसी तीनों में से कोई दे देगा। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है जिंक, कैडमियम और पारा, जिंक, कैडमियम और पारा, ये दोनों तीनों जो है कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। और ये जो है कि डी ऑर्बिटल के ये तत्व है, डी ऑर्बिटल और ग्रुप 12 के तत्व है। और इनके जो डी ऑर्बिटल में है ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? तो इनके डी ऑर्बिटल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि ये ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाता है, ठीक ना। अगर ये खाली रहता तो इसको संक्रमण तत्व माना जाता है। लेकिन अगर ये पूरा डी ब्लॉक के कोई भी तत्व के डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाता है तो वो उसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। तो वो चीज इसी में होता है, जिंक, कैडमियम और पारा में इसके डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे कि पूरी ऑर्बिटल ये भर जाता है और इसलिए ये तीनों संक्रमण तत्व नहीं है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफी सारी चीजें का रिवीजन हुआ होगा और काफी सारी चीज आप लोगों को याद हुआ होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।